गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्री एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। ये मोशन पार्ट थर्ड का वीडियो है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो मोशन पे डाल रखे हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, मोशन पार्ट थर्ड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 वीडियो में क्या क्या पढ़ा चुका हूँ उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने गति के बारे में पढ़ा था, मोशन, इसका डेफिनेशंस पढ़ा थे, इसे मात्रक पढ़ा था, कुछ डेफिनेशंस पढ़े थे, चाल और वेग में अंतर पढ़ा था, दूरी और विस्थापन में अंतर पढ़ा था। इसको एग्जाम्पल के द्वारा भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, दूरी और विस्थापन कैसे ज्ञात किया जाता है, विस्थापन कब धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। इसके बाद हमने टाइप ऑफ मोशन, गति के प्रकार के बारे में पढ़ा था। ये गति के प्रकार है। इसमें 9th क्लास में एक समान रेखीय गति और वृत्तीय गति इंपॉर्टेंट है। सरल रेखीय गति उसी को कहते हैं, रेखीय गति या सरल रेखीय गति। उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। एक सरल रेखीय गति के बारे में पढ़ा था, इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझा था। एक सरल रेखीय गति में दूरी और विस्थापन कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में भी पढ़ा था। न्यूमेरिकल हमने किया था, न्यूमेरिकल किया था। एक समान गति के बारे में पढ़ा था, असमान गति के बारे में पढ़ा था। इसको एग्जाम्पल के द्वारा भी हमने समझा था। गति की दर का मापन पढ़ा था, औसत चाल पढ़ा था। इस पे हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व करवाए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप एक बार कमेंट करें, उस पर मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। या कोई कमी हो या कोई दिक्कत हो या कुछ भी, आप कमेंट जरूर करें, उस पर मैं वीडियो डालूंगा। अब स्टार्ट करते हैं मोशन पार्ट थर्ड। यहां से हमारा पार्ट थर्ड स्टार्ट होता है। दिशा के साथ चाल। दिशा के साथ चाल, एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा तो इजीली समझ में आएगा। एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। जैसे बंदूक से निकली हुई गोली, आप बंदूक नुक करके यदि गोली ट्रिगर करते हैं तो एक दिशा में चलती है, उसको वेग कहते हैं। मतलब गति की दर चाल कहलाती है। जब चाल को दिशा के साथ व्यक्त किया जाता है तो वो वेग हो जाता है। मतलब एक निश्चित दिशा में चाल को वेग कहते हैं। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग, जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति करती है, जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल के साथ गति करती है तो उसमें गति की दर के परिणाम को औसत वेग कहते हैं। अब जब एक वस्तु सीधी रेखा में बदलती हुई चाल क्या है, जैसे कोई वस्तु 1 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलती है, दूसरे 1 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलती है, तो उसका वेग में परिवर्तन हुआ। पहले आवर में उसका वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा था, दूसरे आवर में उसका वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो उसका औसत वेग क्या होगा? प्रारंभिक वेग 20 किलोमीटर प्रति सेकंड प्लस अंतिम वेग डिवाइडेड बाई 2। उसका औसत वेग निकल जाएगा। प्रारंभिक वेग को हम u द्वारा निरूपित करते हैं और अंतिम वेग को v द्वारा निरूपित करते हैं। नेक्स्ट, औसत वेग का फॉर्मूला है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइडेड बाई 2।
इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। औसत वेग का भी एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। औसत वेग और वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक समान गति में त्वरण, एक समान गति में त्वरण किसी वस्तु की एक समान सरल रेखा गति में के दौरान, किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान समय के साथ वेग नियत रहता है। इस अवस्था में किसी भी समय अंतराल में वस्तु का वेग परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात एक समान गति की स्थिति में त्वरण शून्य होता है। अब इसको समझते हैं। एक समान गति में त्वरण, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा पर गति करती है और समय के साथ उसका वेग नियत रहता है, जैसे पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है, दूसरे घंटे में भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ही चल रही है, मतलब वेग परिवर्तन उसका शून्य है। पहले में भी 20, दूसरे में भी 20। समय के साथ मतलब पहले 1 घंटे में, दूसरे 1 घंटे में। तो इस प्रकार की गति को एक समान गति में त्वरण कहते हैं। असमान गति में त्वरण, असमान गति की स्थिति में समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को असमान गति में त्वरण कहते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर इन द सेंस, पहले 1 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है, दूसरे 1 घंटे में 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है, तो उसके वेग में परिवर्तन की दर, उसके वेग में परिवर्तन हुआ समय के साथ। पहले 20 था, दूसरे घंटे में 30 हो गया, तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वेग में परिवर्तन माइनस इक्वल टू, वेग में परिवर्तन इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा, धनात्मक त्वरण एवं ऋणात्मक त्वरण। ये बहुत बार पूछा गया है, कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में। यदि वेग, यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो इसे धनात्मक लिया जाता है, और यदि वेग विपरीत दिशा में हो तो इसे ऋणात्मक लिया जाता है। धनात्मक वेग की दिशा में, ऋणात्मक वेग की विपरीत दिशा में। ये पॉइंट आप माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट, समान और असमान त्वरण। यदि एक वस्तु सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग समान समय अंतराल समान रूप से घटता या बढ़ता है, तो उस वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है, जैसे छत के ऊपर से बॉल का गिरना। दूसरा, एक वस्तु असमान त्वरण से चल सकती है यदि उसका वेग असमान रूप से बदलता है। समान त्वरण मतलब वेग समान, समय घटते बढ़ता रहेगा। असमान त्वरण मतलब वेग और समय
दोनों घटते बढ़ते रहेगा। नेक्स्ट आते हैं दूरी और समय का ग्राफ। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाने पर मापकर दूरी और समय के ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक समान गति से चल रहे वस्तु की समय और दूरी का ग्राफ। एक समान गति से चल रहे वस्तु की दूरी और समय का ग्राफ। देखिए यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा। एक समान गति से चल रहे वस्तु की दूरी और समय का ग्राफ कैसा होता है? लीनियर होता है। एक समान गति से मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर, उसके अगले 1 घंटे में 20 किलोमीटर, उसके अगले घंटे में 20 किलोमीटर, उसके अगले घंटे में 20 किलोमीटर, तो उसकी दूरी बढ़ते ही जाएगी पॉइंट से, 0 पॉइंट से, वो पॉइंट से। फर्स्ट आवर में 20, सेकेंड आवर में मतलब 2 घंटे में 40, 3 घंटे में 60। तो एक समान गति से चल रहे वस्तु की दूरी और समय का ग्राफ हमेशा लीनियर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप लीनियर लाइन खींचा हुआ है, दूरी और समय के ग्राफ में लीनियर लाइन है, तो ये लीनियर होगा। एक समान गति से चल रहे वस्तु की दूरी और समय का ग्राफ हमेशा लीनियर होता है। और वही असमान गति से चल रहे वस्तु की दूरी और समय का ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, नॉन लीनियर, घटता बढ़ता, ऊपर नीचे। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में याद रखना होगा। नेक्स्ट, वेग और समय का ग्राफ। जब एक वस्तु समान वेग से चल रही है तो वेग और समय के ग्राफ की ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात यह एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होगी। इस ग्राफ में एक्स अक्ष को समय तथा वाई अक्ष को वेग द्वारा दर्शाया गया है। जैसे जब कोई एक वस्तु 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक समान वेग से गति कर रही है तो टाइम तो उसका बढ़ते ही जाएगा, बट उसकी दूरी, वेग 40 का 40 ही रहेगा। पहले 1 घंटे में 40, दूसरे 1 घंटे में 40, तीसरे 1 घंटे में 40, तो टाइम का ग्राफ चेंज होते जाएगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मत उसका वेग 40 का 40 ही रहेगा। तो कहने का मतलब कि हमेशा ये समय के समानांतर, एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा होती है। वेग और समय के ग्राफ में समय के समानांतर एक सीधी रेखा बनती है। एक समान गति, एक समान वेग से गति कर रहा है किसी वस्तु का। गति का समीकरण। किसी वस्तु के वेग, समय, त्वरण, दूरी के बीच संबंध जो स्थापित होता है उसको गति का समीकरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग, त्वरण, समय तथा दूरी के बीच स्थापित संबंध को गति का समीकरण कहते हैं। जैसे गति के 3 समीकरण हैं। v = u + at, s = ut + ½ at², 2as = v² - u²। ये 3 समीकरण हैं, जहां u = प्रारंभिक वेग है, s = दूरी है, v = अंतिम वेग है, t = समय है, a = त्वरण है। इसमें आपको न्यूमेरिकल भी पूछता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गति का समीकरण। इस पे आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा और न्यूमेरिकल भी पूछेगा। आपको पूछ देगा गति का पहला समीकरण कौन है, आपको याद रखना है। 3 समीकरण है गति के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और ये भी पूछ सकता है कि गति का प्रथम समीकरण किन किन पैरामीटर के बीच संबंध को स्थापित करता है। तो पहला समीकरण v = u + at वेग और समय के संबंध को स्थापित करता है। दूसरा समीकरण s = ut + ½ at² स्थिति और समय के संबंध को प्रदर्शित करता है।
और 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर स्थिति और वेग के संबंध को दिखाता है। ये तो हो गया आपका रटा रटाया विद्या, लेकिन इसको थोड़ा सा ट्रिक से समझ लेते हैं जो आपको याद रहेगा। v इक्वल टू यू प्लस ए टी आपको कैसे याद रहेगा कि वेग और समय के ही संबंध को दर्शाता है। तो v हमारा हो गया अंतिम वेग, u हो गया प्रारंभिक वेग, प्लस ए टी त्वरण और समय। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग दोनों मिलके हमारा एक फाइनल वेग निकलता है, औसत वेग। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग कुछ है, अंतिम वेग कुछ और है, तो उसका हमारा औसत वेग मतलब फाइनल वेग उस वस्तु का निकलना। तो ये तो v प्लस यू दोनों वेग से रिलेटेड हो गए। अब बचा a और t। यदि a का निकालेंगे, त्वरण के हम परिभाषा देते हैं तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। a इक्वल टू वी बाई टी। तो यदि हमारा वेग बढ़ता है तो त्वरण बढ़ेगा, वेग घटता है तो त्वरण घटेगा। और ये डिपेंड किस पे है? टाइम पे। वेग हमारा कब बढ़ेगा कब घटेगा ये डिपेंड कर रहा है टाइम पे, a इक्वल टू वी बाई टी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गति का प्रथम समीकरण वेग और समय के संबंध को प्रदर्शित करता है। दूसरा समीकरण है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये स्थिति और समय के संबंध को दिखलाता है। फर्स्ट है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। s स्थिति। दूसरा है प्रारंभिक वेग प्लस इंटू टी। तो प्रारंभिक वेग मोस्टली जीरो ही मिलेगा, जीरो नहीं मतलब इन द कहने का सेंस है कि प्रारंभिक वेग जीरो होगा। कोई वस्तु चलना स्टार्ट करेगी तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेगी, जिस टाइम उसका प्रारंभिक वेग शून्य होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गति का दूसरा समीकरण s और t स्थिति और समय के संबंध को दर्शाता है। 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारा स्थिति और वेग के संबंध को दर्शाता है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मतलब टोटल हो गया वेग, और 2as ये हमारा त्वरण जो डिपेंड करता है वेग पे। तो हमारा गति का तीसरा समीकरण स्थिति और वेग के संबंध को प्रदर्शित करता है। कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे। एक बस विरामावस्था से चलकर 5 मिनट में 54 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है। इसके त्वरण को समान मानते हुए त्वरण तथा इस वेग को प्राप्त करने के लिए तय की गई दूरी को ज्ञात करें। पहला चीज, जब भी आपको त्वरण वेग दूरी निकालना हो तो आपको फॉर्मूला रिकॉल करना है। दूरी निकालने का फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटा समय। ये फॉर्मूला तो यहां एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वो पहले ही क्वेश्चन में दर्शा चुका है कि इसके त्वरण को समान मानते हुए त्वरण तथा इस वेग को प्राप्त करने के लिए तय की गई दूरी। तो आपको गति के 3 समीकरण रिकॉल करने होंगे। पहला हमको त्वरण निकालना है। त्वरण का फॉर्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू हमारा शून्य है क्योंकि बस विरामावस्था से चलकर, तो प्रारंभिक वेग शून्य हो गया। अंतिम वेग 54 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम आपका 5 मिनट। तो त्वरण सिंपली निकाल लीजिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। यदि आपको चेंज करना है
मीटर प्रति सेकंड में करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो किलोमीटर प्रति आवर में रखना है तो टाइम को मिनट से घंटे में कन्वर्ट करना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना इजी लगेगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 मिनट है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे इजीली। आइए कन्वर्ट करते हैं। 50 किलोमीटर प्रति, यहाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इसको चेंज करेंगे तो 54 into 1000 डिवाइडेड बाई 60 into 60, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, 15 मीटर प्रति सेकंड होगा, 1.5 हो गया है, लेकिन ये 15 मीटर प्रति सेकंड होगा। टाइम 5 मिनट, 5 into 60 इक्वल टू 300 सेकेंड। अब त्वरण निकालते हैं, v इक्वल टू यूटी प्लस एटी से। v हमारा 15 मीटर प्रति सेकेंड आ गया है, u हमारा 0 है, a हमको निकालना है और समय 300 है। फॉर्मूला में पुट करिए, फॉर्मूला में पुट करके कैलकुलेशन कीजिएगा तो 0.05 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा। अब हम दूरी निकालने के लिए दो फॉर्मूला है, स्थिति और समय के बीच संबंध सेकंड समीकरण, स्थिति और वेग के बीच संबंध थर्ड समीकरण। दोनों समीकरण से हमारा इसमें टाइम भी दिया हुआ है और वेग दूरी निकालना है। इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, हमने दोनों फॉर्मूले से निकाल के आपको दिखाया है। हाँ, यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, तो 15 है, 1.5 पे मैंने सॉल्व किया है, लेकिन यहाँ पे आप 15 यदि पुट करते हैं तो आपका 2250 मीटर आंसर आएगा। आप कैलकुलेशन खुद से करिएगा, देखने से कुछ नहीं होता है, वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होगा। आप कैलकुलेशन करिए, गलत है कमेंट करिए, इसका आंसर गलत है, मैं खुद ही कह रहा हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, इसका आंसर गलत है, लेकिन आप कैलकुलेट करेंगे तो 2250 मीटर आंसर आएगा दूरी, और त्वरण आएगा 0.05 मीटर प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 2 मिनट में 36 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है, तो इस रेलगाड़ी का त्वरण तथा दिए गए वेग को प्राप्त करने के लिए तय की गई दूरी ज्ञात करिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन, बट इसका कुछ वैल्यू चेंज है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। 36 into 1000 डिवाइडेड बाई 60 into 60, 3600, 1 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग हमारा निकल गया 1 मीटर प्रति सेकंड। दिया गया समय 2 मिनट, 2 into 60, 120 सेकंड। फॉर्मूला में पुट करिए, v इक्वल टू यूटी प्लस v इक्वल टू यूटी प्लस 80, v इक्वल टू यू प्लस 80, आपका आंसर सामने। ए निकल गया, टाइम दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है, दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला डालिए, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैलकुलेशन सॉल्व करिए, 60 मीटर आंसर। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ फ्रेंड, एक चीज आप नोटिस करिएगा, जब भी होगा कैलकुलेशन क्लियर इस वे में होगा। जैसे हमने दूरी निकालने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे त्वरण का मान 1/120 रख दिया है, 0.083 नहीं रखा है। इसलिए क्यों नहीं रखा है कि हमको कैलकुलेशन करने में इजी होगा, बट आप 1.1 डिवाइडेड बाई 120 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आंसर नहीं लिखेंगे। यदि लिखते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। आपको टोटल फाइनल कैलकुलेशन करके पॉइंट में जो आ रहा है, या दोनों आंसर के साथ आप दोनों आंसर लिख सकते हैं जैसे मैंने लिखा, लेकिन 0.083 फाइनल आंसर हो। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी का वेग
10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है तो रेलगाड़ी का त्वरण तथा युक्त समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। फाइनल वेग दिया है, प्रारंभिक वेग दिया है, अंतिम वेग दिया है, समय दिया है, दूरी निकालना है, त्वरण निकालना है। त्वरण का फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी, त्वरण का फॉर्मूला b इक्वल टू u प्लस टी में पुट करिए। दूरी निकालने के लिए s इक्वल टू ut प्लस एटी u प्लस s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज करिए, या फिर दूरी निकालने के लिए 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्रारंभिक वेग का स्क्वायर माइनस अंतिम वेग का स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन करिए, कैलकुलेशन दिया होगा, आंसर मैच करिए। चौथा क्वेश्चन, एक बस जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है, ब्रेक लगने के बाद रुकने में 10 सेकंड का समय लगता है, तो उस बस का त्वरण तथा ब्रेक लगने के बाद रुकने तक तय की गई दूरी ज्ञात करें। उस बस का त्वरण तथा ब्रेक लगने के बाद रुकने तक की दूरी ज्ञात करिए। मतलब बस हमारी रुक गई, अंतिम वेग 0 हो गया, प्रारंभिक वेग हमारा मिल गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम मिल गया 10 सेकेंड, त्वरण निकालिए b इक्वल टू u प्लस 80 से, b इक्वल टू u प्लस 80, 20 प्लस a इंटू 10, a इक्वल टू माइनस 20/10, a इक्वल टू माइनस 2 मीटर प्रति सेकेंड। दूरी निकालने के लिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर फार्मूला है आपका, सारा वैल्यू दिया हुआ है, पुट करके सीधे आंसर निकाल सकते। नेक्स्ट पॉइंट है एक समान वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो वृत्ताकार पथ पर गति करने की क्रिया को वृत्तीय गति कहते हैं। किसी वस्तु के वृत्ताकार पथ के अनुरूप गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ये छोटा सा डेफिनेशन से 2 या 3 नंबर के लिए आई थिंक पूछता है, तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको लिखेंगे, प्रदर्शित करेंगे तो अच्छा नंबर पाएंगे। या तो पहले वृत्तीय गति का एग्जाम्पल लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, या फिर छोटा सा डेफिनेशन लिख के 4-5 एग्जाम्पल लिख दीजिए कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करने की क्रिया को वृत्तीय गति कहते हैं। किसी वस्तु के वृत्ताकार पथ के अनुरूप गति करने को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति से चल रही वस्तु का वेग, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो उसका वेग कैसे ज्ञात करेंगे। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति कर रही है तो वस्तु का वेग ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है 2πr into t। 2πr इक्वल टू वृत्त की परिधि, t इक्वल टू एक चक्कर लगाने में लगा समय। सीधा फॉर्मूला में पुट करिए, आंसर मिल जाएगा। या आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि वृत्तीय गति से चल रही एक वस्तु का वेग ज्ञात करने के लिए 4 ऑप्शन दे देगा फॉर्मूला का, कौन सा ऑप्शन होगा। 2πr into t, 2πr divided by t, 2πr t स्क्वायर, 2πr divided by t स्क्वायर। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है 2πr into t।
तो दोस्तों आज यहाँ पे मोशन का चैप्टर क्लोज करते हैं। एक वीडियो में लेके आऊंगा मोशन पे, जिसमें सारा इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आंसर हैं वो सारा कवर होगा। और सारे क्वेश्चन आंसर को मैं सिर्फ लिख के पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ उसको एक एक क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन के साथ समझाऊंगा कि ये कैसे हुआ, हुआ तो क्यों हुआ, वो सारा क्वेश्चन आंसर रहेगा। साथ ही साथ उस टॉपिक का जितना भी ऑब्जेक्टिव होने के चांसेस हैं या होते हैं, वो कंपटीशन के एग्जाम में भी होते हैं, वो सारा ऑब्जेक्टिव एक साथ रहेगा। वो बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो हो, जिसको आपको देखना बहुत जरूरी है। ये तीनों वीडियो का सारा निचोड़ उसमें रहेगा। यदि आप ये तीनों वीडियो को अच्छे से नहीं भी देखे हैं तो उस वीडियो को आप एक बार देख लेंगे तो आपकी आधी से ज्यादा चीजें समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों यहीं पे मोशन चैप्टर क्लोज करते हैं। एक कंक्लूजन मोशन वीडियो में लेके आऊंगा, इसके बाद मोशन चैप्टर क्लोज। थैंक यू।